अपने फोन को म्यूट कर लीजिए। आज हमारे साथ कुछ विशेष कारणों से कर्नल आर.एस. सिंह साहब, जो देश में एक जाना माना पहचाना चेहरा, रक्षा मामलों के जानकार, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कर्नल आर.एस. सिंह मतलब रवि शेखर नारायण सिंह साहब। और ये वक्त जो 4 बजे का है, ये इसलिए तय हुआ कि जो पिछले 3-4 दिन में घटनाएं घटी हैं, सिंह साहब का मानना यह है कि ये घटना एक दूसरे से लिंक है। खास तौर से मोदी साहब का ये मूव कि यकायक उन्होंने वो तमाम ताकतें जो भारत विरोधी हैं, भारत की संविधान की शपथ लेती हैं, भारत के खिलाफ बोलती हैं, बाहर से पैसा लेती हैं, चाइना के भरोसे 370 हटवाना चाहती हैं, और जम्मू कश्मीर में जब भी कोई भारत की बात होती है तो भारत की सरकार पे दबाव डालती हैं कि वो पाकिस्तान जैसे नाजायज मुल्क के साथ बात करे। ये मूव, इससे तमाम वो ताकतें जो सफेद पोश, मैं कहता हूं व्हाइट कॉलर आतंकवादी हैं, उनको दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके उनसे बातचीत की। और जो वो रट लगाए हुए थे कि 370 हटाइए और स्टेटहुड वापस कीजिए, ये तमाम कोई बात पे मोदी साहब ने शायद कोई खास तवज्जो नहीं दी। और जैसे ही वो वैली पहुंचे हैं, 3-4 घटनाएं इंटरलिंक्ड हैं। आप देखेंगे कि जैसे वैली जाने के बाद जो तमाम तथाकथित उनके सपोर्टर भी थे, उनमें भी एक बड़ी जबरदस्त हताशा और निराशा हुई कि यहां से जिस शेर बन के गए थे और वहां से बिल्ली बन के वापस लौटे, अपने लोगों के सामने मुंह दिखाने का कोई मौका नहीं मिला। तो उनकी ताकत को बढ़ाने और दिखाने के लिए जो उनका असली बाप है पाकिस्तान, उसने वैली में थोड़ी डिस्टरबेंस पैदा की और एक नए तरीके का जिहाद निकाला कि एक छोटा सा खिलौना जिसे ड्रोन कहते हैं, जो बाजार में प्राइवेटली भी मिलता है, 14-15 किलोमीटर रेंज तक वो मूव कर सकता है। ड्रोन से उन्होंने जम्मू हवाई एयरपोर्ट के ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की। और उसके बाद खुद पाकिस्तान, जो इस वक्त एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड में अलग थलग हो गया है, और जिन दुनिया की ताकतों को, या ये कहें कि इन तमाम दुनिया की वो शक्तियां, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इन लोगों को जिस नाजायज पाकिस्तान की जरूरत थी, उस नाजायज पाकिस्तान की जरूरत शायद अब धीरे धीरे इररिलेवेंट होती जा रही है। और इससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, न सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड में बल्कि दुनिया की तमाम शक्तियों के सामने। ऐसे में मोदी साहब का उन्हें बुलाना और इनको आम आदमी के सामने, आम पब्लिक के सामने बेनकाब कर देना, और यकायक एक आतंकवादी हमले में फैयाज अली नाम के एक आदमी का इनकाउंटर करना, और पिछले 48 घंटे से इनकाउंटर जारी था, उसमें कई आतंकवादी मरे हैं। तो ये इतनी तेजी से जो मामला बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण है, किसके तार किससे जुड़े हैं, ये समय क्यों चुना गया है, इस मामले पे मैं चाहता था कि सिंह साहब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि वो जो बात कहेंगे वो इस देश में कोई रक्षा विशेषज्ञ या सामरिक मामलों का जानकार इतनी आसानी से नहीं कहेगा। और जितनी टेलीविजन पे डिबेट चलती है वो बड़ी सतही चलती हैं, और आप 10 सेकंड और 20 सेकंड के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स इशू को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए मैंने कर्नल आर.एस. सिंह साहब से रिक्वेस्ट की कि वो आए और इस मामले को बताएं, क्योंकि ये सिलसिला अभी जारी है। कर्नल आर.एस. सिंह साहब, आप इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अभी तक जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा था वो आर्म सप्लाई और ड्रग सप्लाई के लिए किया जा रहा था। पिछले 2 साल से ड्रोन गतिविधियां कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, और इसको अमरिंदर सिंह साहब ने रेड फ्लैग किया था। मोदी साहब को बतौर एक पत्र लिखा था उन्होंने, और इसके खतरे के जितनी पहलू हैं
उन सब से उन्होंने अवगत कराया था। और मेरी जानकारी ये भी है कि अमित शाह के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी। बहुत सारे मुद्दों के साथ साथ ये भी मुद्दा बहुत गंभीरता से इसका डिस्कशन हुआ था। तो ये एक देखिए, आप अगर पंजाब में जाएंगे तो पूरी फेंसिंग लगी हुई है। पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर का हमारा इलाका है वहां पर फेंसिंग लगी हुई। तो ये एक फेंसिंग के को पार करने का एक तरीका था। ये तरीका है ड्रोन्स का। लेकिन पहली बार ये इस तरह से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। पिछले साल नवंबर के समय एक बहुत बड़ा, मतलब अगर रिलेटिव टर्म्स में कह रहा हूँ, 5 AK-47, कई 1000 राउंड एम्यूनिशन अमृतसर के इलाके में वो ड्रोन के जरिए भेजा गया और उसको रिसीव करने वाला भी कोई था, वो पकड़े गए। लेकिन ऐसे कई नाकामयाबियों के, पाकिस्तान के नाकामयाबियों के पीछे कई कामयाबियां भी जाहिर सी बात है होगी। तो पिछले, अगर आप सरकारी सूत्र, विभिन्न सरकारी सूत्रों को माने, तो ये करीब 60 से 70 इस तरह के गतिविधियां ड्रोन्स की देखी गई। अब ये जो हमला हुआ है, मैंने कहा कि ये पहली बार लेकिन ड्रोन्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। चिंता की बात यह है कि या आप इंटरनेशनल बॉर्डर के इस पार अगर आप हथियार और ड्रग्स का सप्लाई करें तो उसको कोई रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए। यूं ही तो कोई इतने पैसे नहीं खर्च करेगा। ऐसे मालूम है कि आर्म्स के बाजार में AK-47 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसकी इतनी सस्ती भी चीज नहीं। तो इसको रिसीव करने वाले, हम तो सोचते थे कि पहले रिसीव करने वाले वो कश्मीर में ही है, कश्मीर घाटी में है। लेकिन अब आप देखिए, यहाँ भी ये अमृतसर के पास, हुसैनी वाला के पास भी उसको रिसीव करने वाले है। तो उन्हीं को प्रॉक्सी सोल्जर्स कहते हैं। पहले ड्रग्स जो था, आपको मालूम है, एक पंजाब का SP रैंक का भी आदमी उसमें लिप्त था। और ये क्या करते थे कि ये ज्वेलर्स को लेके जाते थे, बिकॉज पूरा जो लेन देन होता था वो गोल्ड और ये प्रेशस स्टोन्स में होता था। तो वो ज्वेलर वो तय करता था कि ये एक्चुअली में ये कितनी प्यूरिटी है इसमें, ये जेन्युइन है कि नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा वो SP जब पकड़ा गया था तो उसके साथ एक ज्वेलर भी था। लेकिन ये सारी एक ये जो ड्रोन्स का जो माध्यम इन्होंने चुना है, एक पूरी नई पैराडाइम। आपको तो मालूम है कि पूरी एक सरकार में कुछ मंत्री लोग भी इस ड्रग माफिया के सदस्य हैं। ये तो जाहिर बात है। तो अब एक नया तरीका निकला है। लेकिन ये जो हमला हुआ है, ये हमला पुष्पेंद्र जी यहीं पे नहीं रुकेगा। आपने 26/11 समुद्री जिहाद देखा। आपने कुछ लोगों को, आपको मालूम है, इसलिए दबोचा गया क्योंकि वो कुंभ में के पानी में जहरीला कोई पदार्थ मिलाने वाले थे, पूरे वहां के वाटर सप्लाई सिस्टम को टारगेट करने वाले थे। तो जिहाद का आपने रासायनिक वो भी देखा। जब ये तबलीगी जमात की वो हो रही थी तो आपने एक उसका जैविक रूप भी देखा। आपने फिर आर्थिक जिहाद का भी एक रूप देखा, और फिर जिसे आप कहते हैं लव जिहाद, उसका भी रूप देखा। और अब ये ड्रोन जिहाद का आप रूप देख रहे हैं। अब ये ड्रोन जिहाद के पीछे तो कोई, मुझे नहीं लगता कि ये अविश्वसनीय है कि कोई जिहादी तंजीम लश्कर तोयबा या जैश ए मोहम्मद अपने आप कर रही होगी। जिस तरह से बाकी जिहाद पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होती है, उसी तरह ये भी जिहाद संचालित है। अब हमारे यहां लोगों को एक बात
की समझ में कमी है कि जब हम कहते हैं इन्वेंट्री पे जाते हैं, उनके पास इतने टैंक्स, हमारे पास इतने टैंक्स, उनके पास इतने आर्टिलरी गन्स, हमारे पास उतने आर्टिलरी गन्स, हमारे पास 11 लाख की सेना, उनके पास 5.5 लाख की सेना, हमारे पास इतने फाइटर एयरक्राफ्ट, उनके पास इतने फाइटर एयरक्राफ्ट। हो सकता है कि बाकी तरह के मुल्कों से ये इन्वेंट्री शायद इसका कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स का कोई मतलब या अस्तित्व होगा, कुछ इसमें अहमियत होगी, लेकिन जब आप एक इस्लामिक मुल्क के साथ जब आप डील कर रहे हैं तो इसकी कोई अहमियत नहीं। उनका मुख्य हथियार है जिहाद, जिहाद और जिहाद। सेना भी जिहादी है, और जब पूरा तंत्री जिहादी है तो सेना क्यों कोई आगे आया साहब लड़ने के लिए? वो अपने जिहादियों को आगे भेजेगी, बिकॉज अगर सेना आगे आ जाती है उनकी और हार जाते हैं तो उसी के देश के अंदर के ही लोग सेना के खिलाफ जिहाद करने को उतारू हो जाएंगे। और ऐसा हुआ है, आखिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान बना क्यों? तो वो इनको इस्तेमाल करते रहते हैं, उनके सेना के छाये में या तो करते हैं या सेना के छाये में ये या तो करते हैं, या नहीं तो फिर सेना इनके पीछे से रहती है। तो ये जो आप जो देख रहे हैं, ये कोई अलग बात, मतलब आप कोई नई चीज नहीं देख रहे हैं। आज अभी आ रहा है, कुछ खबरें ऐसी आ रही कि जो ये अटैक हुआ है ये लश्कर तोयबा ने किया है। अब आपको मालूम है कि लश्कर तोयबा और इसके क्या संबंध है, मिलिट्री के क्या संबंध है? ये जो हमला भी जो हुआ था पुष्पेंद्र जी, जो अभी हाफिज सईद के घर में, सबको मालूम है, हमारे जैसे विशेषज्ञ, आप भी आपने बहुत एक लंबे समय तक वहां जाते रहे हैं पाकिस्तान में अपने काम को लेकर, तो आप जानते हैं कि इनके लश्कर तोयबा और पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट में क्या संबंध है। तो ये हमले कभी कभी इन जिहादी तंजीमों के इसलिए करवाए जाते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ये जताना चाहती है कि देखो, अगर हमारे साये में नहीं काम करोगे और ये ग्लोबल जिहाद का अपना एजेंडा ज्यादा चलाओगे तो तुम्हें कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। तो जैसे ही धमाका हुआ तो इन्होंने कहा कि देखो, अगर हमारा पुलिस पिकेट नहीं होता तो हाफिज सईद को मैसेज भेजा कि तो समझ लो तुम्हारा क्या हाल होता। और फिर इन्होंने कोई क्रिश्चियन को कहा कि गाड़ी किसी क्रिश्चियन की थी, तो आपको मालूम है पाकिस्तान में यही होता है, या तो वो हिंदू होता है या क्रिश्चियन होता है, जो कि सारा इल्जाम उसी पे जाता है। तो ये समय जो आपने कहा पुष्पेंद्र जी कि ये समय क्यों चुना गया, इसका ये समय चुना गया कि ये एक जो राजनीतिक पहल जो हमारे मोदी साहब ने की, उससे पाकिस्तान तिल मिला गया, उसे बड़ी उम्मीद थी कि ये जो हमारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है, जिनमें उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, सदियों से इन्वेस्टमेंट की है, वो अपना वो नमक हलाली करेंगे। लेकिन साहब मोदी के आगे तो उन सब ने पाकिस्तान के खिलाफ नमक हरामी कर दी। वो इसलिए नमक हरामी की क्योंकि उनको मालूम है, इतनी बुद्धि उनको इन सब, ये चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इतनी बुद्धि उनके भगवान ने दी है कि वो ये जानते हैं कि ये एक अटूट कदम है। ये कदम 370 का कुछ होने वाला नहीं है। आप वास्तविकता से समझौता कर लो। एक नई पहल है, एक नई दिशा है, एक नई जागरूकता है, एक सोशियो पॉलिटिकल एक नया नैरेटिव चल पड़ा है। अगर आप इस धारा में चले
तब तो आप जिंदा रहेंगे, मतलब राजनीतिक रूप से आप जिंदा रहेंगे। अगर नहीं आप चले तो आप इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे। तो इसीलिए आपने देखा कि मोदी साहब के आगे ये सबने बड़े बड़े वो उसके बाद ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे, हम 370 के खिलाफ है, हम रेस्टोरेशन की बात करेंगे, हम ये करेंगे। अब साहब आप धमकियों का अगर सिलसिला देखेंगे तो आप देखिए धमकियां कहां से शुरू हुई थी कि कश्मीर जल उठेगा, झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। अब्दुल्ला साहब ने तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहां तक कह दिया था कि अगर हम चीन की मदद से 370 हम सारा वापस करेंगे। तो ये सब तो हुआ नहीं, ये सब हुआ नहीं। तो अब पाकिस्तान बिल्कुल बेचैन है। और आपका पिछला प्रोग्राम मैंने सुशील पंडित जी के साथ सुना था। मुझे याद है सुशील पंडित ने ये बात कही थी कि देखिए ये 3 स्तंभ है जिस पर ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहाद जो अभी तक ये इतने दशकों से 3-4 दशकों से कश्मीर में चलाई जा रही। और वो स्तंभ है, पहला तो वो स्तंभ है जो हथियार बंद जो जिहादी है वो है। दूसरा स्तंभ था हुर्रियत, और तीसरा स्तंभ है ये आपके मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन। तो धीरे धीरे 2 स्तंभ तो आप देखें, एक स्तंभ गिर गई, दूसरी स्तंभ न्यूट्रलाइज हो गई। तो कई लोगों को ये बड़ा ये मुझे भी थी, आपको भी थी, कि भाई ये जो बदमाश लोग जिन्होंने ये कश्मीरियत को मारा, जिन्होंने कश्मीरियत का खून बहाया, उन लोगों को ये गोल मेज पर क्यों दावत दिया जा रहा है। उसमें से एक है जो आप कहते हैं कि जिनका दहशतगर्दी का एक पुराना रिकॉर्ड रह चुका है, वो भी बैठे हुए थे उस गोल मेज पे। लेकिन ये मोदी सरकार की मैं भी बहुत विचलित हुआ था इससे। लेकिन बाद में जब मैंने देखा उसका जो परिणाम देखा मैंने, तो देखा कि ये तो पूरा जो पाकिस्तान का जो लिखाया गया स्क्रिप्ट था, वो पूरा स्क्रिप्ट जो है वो खत्म हो गया। और आज ये हालत है कि पाकिस्तान को ये मालूम नहीं है कि वो कैसे कैलिब्रेट करे ये पूरे कश्मीर को, ये 370 के बाद आखिर करे तो क्या करे, पुष्पेंद्र क्या करे। उसे तो ये भी नहीं मालूम है कि 370 पे वो फोकस करे, तवज्जो दे, या 35A पे तवज्जो दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। 370 जो था वो एक राजनीतिक पहलू था। वो केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार का एक राजनीतिक लिंक था, वो एक राजनीतिक व्यवस्था थी। लेकिन 35A, और मैं तो ये देश हमेशा आपके लिए आपको आभारी रहेगा कि आपने जिस तरह से 35A के बारे में आपने लोगों को जागरूक किया, वो असामान्य बात थी साहब। मैंने फौज में इतनी दिन नौकरी की, मैंने नहीं सुना था कभी 35A के बारे में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं पटना हाई कोर्ट के बहुत एक वरिष्ठ और जाने माने अधिवक्ता से मैंने बात की, तो वो भी यही कह रहे थे कि पुष्पेंद्र जी के 35A के बारे में जब उन्होंने मुहिम उठाने के पहले, कहता है हमारे यहाँ तो जजेस नहीं जानते थे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं जानते थे कि 35A क्या होता है। तो मुद्दे की बात पर अगर आए तो मैंने कहा कि 370 जो था वो तो एक पॉलिटिकल इक्वेशन था, एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट था। लेकिन 35A डेमोग्राफी से डील करता था, जो कि सबसे अहम है फंडामेंटलिज्म के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, जिहादाइजेशन के लिए।
370 से रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ था साहब, 35A से हुआ था, क्योंकि सरकार तय करती थी कि कौन किसे नागरिकता दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी। 35A ये तय करता था कि यहाँ का जो सोशियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन है उसका स्वरूप क्या होगा, और इसी के तहत 5 लाख हिंदुओं का पलायन करवाया गया। वो 5 लाख हिंदू जो कि वहां के ओरिजिनल मूल निवासी, ये बाद में जिन्होंने बदला उनको तो मैं ओरिजिनल मानता ही नहीं। जो आदमी मजहब बदल दिया उसको पाकिस्तान परस्त होने में क्यों समय लगेगा साहब? तो जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने लाख यातनाएं सही, बार बार ये चीज मैं बोलता हूं, यातनाएं सही, और 2 किलो चावल के लिए उन्होंने और 2 रुपए के लिए उन्होंने अपना मजहब नहीं बदला। उन लोगों को अपने ही पूर्वजों के भाइयों के जो औलाद है उनको वहां से ये किया गया, सब 35A के कारण हुआ। तो अब पाकिस्तान को मालूम नहीं, करे तो क्या करे, किसकी बात करें? 370 की बात करोगे तो 370 क्या है? वो बड़ा वो कड़वा सा वो कड़वा सा है, वो है साहब, वो कड़वा सा मिठाई है। आप अगर देखने में मीठा है लेकिन है कड़वा, उसका लेके क्या करोगे? और 35 है पर आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपने जैसा बताया है बार बार कि 35 से तो कभी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से वो तो कभी पारित हुआ ही नहीं था, तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है, औचित्य नहीं था। तो इसलिए पाकिस्तान, उसे मालूम नहीं है कि संवैधानिक रूप से वो किस तरह से चुनौती दे, और उसे यह भी नहीं मालूम है कि आखिर अब करे तो क्या करे, कैसे कैलिब्रेट करे। और मैं आपको बता दूं, और मेरी बात मानिए आप, कि कश्मीर के बिना वहां की सेना और जिहादी सांस नहीं ले सकते। कश्मीर उनका सांस है। आप 1965 की लड़ाई ले देखो, कश्मीर के कारण वहां के पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे। जब 65 की लड़ाई शुरू हुई थी तो मेरे ख्याल से 5 अगस्त 1965 का वो दिन था जब इन्होंने ऑफ जिब्राल्टर शुरू किया, और ये कोई 26,000 से 30,000 जिहादी इन्होंने कश्मीर घाटी के अंदर किए थे उस समय। वो सब नाकामयाब हुए। फिर तो आपको मालूम है, फिर हमने दूसरे फ्रंट पे हमने भी अटैक किया, लड़ाई का जो फ्रंटेज है वो बढ़ता गया, ठीक है। लेकिन वहां के जो बंगला उस समय ईस्ट पाकिस्तान के जो कुछ कद्दावर नेता थे, उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप, अयूब खान की लीडरशिप को बहुत कोसा, वेस्ट पाकिस्तानी को कोसा कि तुमने अपने कश्मीर ऑब्सेशन के कारण तुमने हमको गरीबी की तरफ धकेल दिया, क्योंकि पैसा तो यहां से जाता था, यहां से भी जाता था। वो कश्मीर ऑब्सेशन के कारण, मतलब ये, और इसका नतीजा ये हुआ क्योंकि हमने 65 में ईस्ट पाकिस्तान की जो इलाका था वहां कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो उसी के कारण वो 71 में उनका रिवोल्ट हुआ। भारत के प्रति उनकी उतनी, भारत के प्रति उनका कोई ऐसा दुश्मनी था नहीं,
क्योंकि हमने 65 की लड़ाई में उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा था। तो 71 की लड़ाई में फिर मुक्ति वाहिनी बनी और फिर आपको मालूम है कि क्या है। तो अगर आप उसको थोड़ी गहराई से देखेंगे, सोचेंगे, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे, तो ये 71 की हमारी जीत की बुनियाद 65 में ही रखी गई और 65 ये कश्मीर का ऑब्सेशन ही था जिसके कारण कि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ। और अब फिर 71 की लड़ाई के बाद वेस्ट पाकिस्तान बना। अब 71 का जो सिलसिला अभी तक चल रहा था, उसको मोदी साहब ने एक बार फिर से 370 हटा के उन्होंने सब कुछ बदल डाला है। तो मैं कह रहा था ना कि अब नई राजनीति की दिशा, नई सामाजिक दिशा, नया परिपेक्ष, अब एक नया स्ट्रेटजी और एक नया जियो पॉलिटिक्स भी होगा। जिस तरह से 65 में की कश्मीर ऑब्सेशन ने ईस्ट पाकिस्तान को 71 में बांग्लादेश बना दिया, उसी तरीके से ये 370 का हटाना पाकिस्तान के डिसोल्यूशन के प्रोसेस को एक आप शुरुआती दौर मान के चले इसको। वो दूसरी बात है कि बाद में ये अपनी जमीन को चाइना को बेच दे। इसीलिए निर्णायक समय था और इसलिए जिहादी जितने डेस्परेट होंगे, ये तमाम समुद्री जिहाद, जैविक जिहाद, रासायनिक जिहाद, लव जिहाद, ये सारे जिहाद जो है अब आपको और तीव्र देखने को मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब बिल्कुल ही मैं कोलैप्स के कगार में तो नहीं कहूंगा, लेकिन पाकिस्तान 370 के कारण, एब्रोगेशन के कारण एक टोटली कंफ्यूज्ड, रडरलेस, दिशाहीन एक स्टेट बन गया है। और इसीलिए आप ऐसे हमले जो है और आप देखेंगे। और इनको ये ड्रोन सप्लाई का चीन तो करता ही था, वो टर्की भी बड़े वो ड्रोन्स बनाता है। अब अजरबैजान को उसने कई ड्रोन्स दिए और आपको मालूम है कि बड़ी डेडली इफेक्ट से उन्होंने यूज किया था। वही 200 से ज्यादा टैंक आर्मीनियंस के डिस्ट्रॉय हुए थे, उसमें बड़ा रोल था इसका, क्या ये इन ड्रोन्स का, टीबी ड्रोन्स का। और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसीलिए जो आपने कहा, मैंने आपको बताया कि किस परिस्थिति में ये हमला किया गया है और आगे का इसका क्या रूप होगा। इसका मतलब है सिंह साहब, आपने दो बातें की हैं। एक तो आपने ये कहा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ और पाकिस्तान बना और 11-12 लाख लोग मारे गए, और उसके बाद भारत की धरती पे जो कश्मीर का हिस्सा रहा, तो उस वक्त के सियासतदानों ने, राजनीतिक लोगों ने, और वो जो मुस्लिम लीग के लुम्पेन यहाँ रह गए थे, जो वहाँ पाकिस्तान नहीं गए, जो पाकिस्तान बनाने के एजेंडे पे जीते थे, उन सब ने मिलकर के जिस तरीके का काम किया, आपको पता है कि जो हमारा संविधान सभा थी, उसमें 300 में से कोई 75 मुसलमान उसमें थे और बहुत सारे मुस्लिम लीगी भी थे। तो वो जिस तरीके की चीजें हुई, 370 आई, तो ये 370 और फिर उसके बाद 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने किस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे दबाव बनाया और फिर कहा कि मैं मामला है और विदेशी मामला है, बाद में बताऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि 370 जो एक तरीके से भारत के अंदर टू नेशन थ्योरी के तहत एक राज्य स्थापित हो गया था और उसका पूरा एपरेटस इस्लामिक था। 1957 में उनका एक अलग संविधान बना, उनकी विधानसभा का टर्म अलग था, उनके यहाँ सदर रियासत होता था, उनका झंडा अलग था, और पूरे देश में नागरिकता देने का कानून जो भारत की केंद्र सरकार को होता है, वो एक राज्य को मिला हुआ था। तो अभी ये जो 370 ही नहीं हटी, बल्कि 370 को हो सकता है भारत के लोग समझते हो कि साहब भारत में विलय हो गया है और अब आप कश्मीर जाकर रह सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा मैं समझता हूं कि उसका मूल्यांकन करना है या डिफाइन करना है। लेकिन 370 का हटना, 35A का हटना,
और इन दोनों के हटने के बाद से वहां जिस तरीके की फोर्सेस थी, खासतौर से मुझे वो घटना याद है कि जब 1954 में या आर्टिकल 35 पे या उसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत वहां कराया गया, तो उसके अंदर ये एक ऐसे अधिकार दिए गए कि वहां आप किसी को भी नागरिकता दे सकते हैं और किसी को भी नहीं दे सकते हैं। तो वो जो 5 से 7 लाख जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए हिंदू थे, उनको आपने अपने संविधान में जो 1957 में बना, आपने कहा कि हम जब जम्मू कश्मीर का संविधान हमारा बन गया है, लेकिन ये जो आपने 1954 में जो धारा पास की है, इसको हम अपने संविधान में लागू करने की डेट 1944 रखेंगे, क्योंकि 1944 से वेस्ट पाकिस्तान से जो ज्यादातर लोग आए थे उसमें डोगरा थे, सिख थे, हिंदू थे, तो आपने उनको नागरिकता नहीं दी। आज आप ये कह रहे हैं कि यहां जो लोकल लीडरशिप है उसकी बात तो मुझे समझ में आती है कि वो तो एक तरीके से पपेट थे, लेकिन पाकिस्तान का जो एक बहुत जबरदस्त इनडायरेक्ट जिसे कह सकते हैं, जो 370 और 35 से पाकिस्तान को जो एक कवर अप मिला हुआ था, वो पाकिस्तान के उस बौखलाहट से भी लगा जिस वक्त इसको हटाया गया। तो वो दुनिया में जगह जगह जाके ट्रांसलेशन कर करके लोगों को बता रहा था कि 370 क्या है और आर्टिकल 35 पे क्या है। तो उस वक्त पूरी दुनिया ने जिस तरीके से उसको एकदम इग्नोर कर दिया, और जो भारत की बढ़ती हुई ताकत और अमेरिका के ऊपर भारत का जो एक रुतबा था, उस वजह से किसी ने उसको सीरियसली लिया नहीं, और सबने कहा कि इसे इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। तो इसके हटने के बाद ये आप देखें कि ये जो कश्मीर में उसके पाले हुए जो दलाल हैं, ये जब आए यहाँ पर तो इन्होंने सोचा क्या कहते हैं कि फिर दिल्ली में जाएंगे और फिर दिल्ली में जाके फिर कुछ बात करेंगे, और तमाम सारी बातें हुई। और अब ये जब वापस गए हैं तो आज पाकिस्तान की संकट ये हो गया है कि ये जिनको पाल के रखा था, एक तो हुर्रियत पाली थी बहुत लंबे समय से, वो इररिलेवेंट हो चुकी, वो अब नजर भी नहीं आते, वो सब अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों का मुझे लगता है कि शायद अब पाकिस्तान को इन लोगों पे भी यकीन नहीं रहा, क्योंकि ये तो उसके स्टूज थे, जो वो चाहता था बोलते थे, तो इन्होंने बाहर तो बोला, लौटने आने के बाद इनकी बोलती बंद हो गई। तो अब शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद खुद ही डायरेक्ट कुछ करने की कोशिश में है। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि जो दुनिया की ताकतें थी, भारत विभाजन के समय उनको पाकिस्तान की जरूरत थी, उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल करना था, क्योंकि उस वक्त आप जानते हैं कि 2 हिस्सों में दुनिया बटी हुई थी, और वारसा और नाटो और अमेरिका के इंटरेस्ट थे। भारत को प्रेशराइज रखने के लिए भी पाकिस्तान को कुछ लोगों ने मदद की। लेकिन जो आज पर पूरी दुनिया का माहौल बदला है, और वो किसी आइडियोलॉजी पे नहीं बढ़ता है, जरूरतों पे बढ़ता है। आज पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा गणित है, और उस इकोनॉमिक्स में तो पाकिस्तान एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो कटोरा लेके खड़ी रहती है। उसे चाइना से चाहिए, उसे अमेरिका से चाहिए, उसे सऊदी अरब से चाहिए। तो अब सऊदी अरब, पूरा मिडिल ईस्ट का माहौल बदल रहा है। वहां पर जो आप देख रहे हैं, सऊदी अरब जो वहाबिज्म का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था, जहां से करोड़ों करोड़ों रुपया फंड किया जाता था, हिंदुस्तान की मस्जिदों को किया जाता था, मदरसों को किया जाता था, कन्वर्जन को किया जाता था। तो इस सरकार में, खासतौर से मोदी के आने के बाद, जो पूरी दुनिया के अंदर बदला रुख, और वहां आप बुरखा के अंदर से आप मैच देख सकते हैं और लाइसेंस ले सकते हैं। तो इन बदलाव के कारण पाकिस्तान को जो जिसे कह सकते हैं ज़कात मिलती थी इस इस्लामिक देशों से, वो भी कम होती चली जा रही है। और इस कोविड के 2 साल के दौर में इकोनॉमी ने मिडिल ईस्ट को भी बहुत मारा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से दुनिया के लिए अब कोई उसका महत्व भी नहीं है। जैसे गुंडे का भी एक महत्व होता है ना, कि गुंडे को कुछ लोग पालते हैं, जब गुंडा खत्म होने लगता है तो फिर उसको कोई पालता नहीं है, उसको कोई प्रेशर नहीं देता। तो पाकिस्तान इस बौखलाहट में उसको लगता है कि कैसे भी रिलेवेंस बन जाए। तो मुझे लगता है कि अब वो शायद ये मान तो चुका है कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में जो माहौल बदला है, जो हालात बदले हैं, जो सरकार डिसाइसिव एक्शन ले रही है, जैसे जैसे कश्मीर से उसका रिलेवेंस खत्म होगा, पाकिस्तान के वजूद पे पाकिस्तान के अंदर सवाल उठेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने तो 70 सालों में कश्मीर को शराय रख बताया कि भाई ये तो हमारे गले की नस है, इसको तो हम अलग ही नहीं कर सकते। तो अब कश्मीर की वो नस भी कट गई, और जो कश्मीर में लोग थे डॉक्टर, वो भी खत्म हो गए। तो पाकिस्तान के क्या अपने वजूद या अपने एग्जिस्टेंस पे भी मामला हो रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी अलग थलग है, इकोनॉमी भी अलग थलग है, किसी को उसकी चिंता भी नहीं है। नवी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत ने अपनी रणनीति के तहत चाहे चाइना से कितना भी टेंशन रहा हो, लेकिन सामने हमारा इस तरीके का मामला पहले भी होता रहा है। तो क्या आप लगते हैं कि आज पाकिस्तान एक डेंजरस स्टेट तो नहीं बनते जा रहा है, कि जो जिसे कहते हैं कि वो आत्महत्या करने पे शायद उतारू हो गया है, या सेल्फ इमोलेशन करने पे हो गया है, क्योंकि शायद अब उसने जो इतना समय से जो पाला, जो 20-25 करोड़ लोगों को वहां रखा, उनको तरह तरह का इस्लाम के बारे में उसने थ्योरियां देना शुरू की। अब जहां से इस्लाम पैदा हुआ 1400 साल पहले, वहीं पे मामला गड़बड़ हो चुका है। तो कश्मीर में क्या 2 बच्चियों का, जिस तरीके से सिख बच्चियों का जिहादी मुसलमानों ने अपहरण किया और उनका धर्म प्रदर्शन कराया, और उन लोगों ने जिन्होंने अपहरण किया
उन्होंने 14 साल पुरानी परंपरा, जिसमें 7 साल की बेटी और 50-55 साल का बुढ़ा शादी करता है, उसी टाइप की परंपरा के तहत इन बच्चियों से जो 17-17 साल की थी, उनसे 55-55 साल के बुढ़ों की जबरदस्ती शादी कराई गई। तो ये ऐसा लगता है कि ये डेस्परेशन का मूव है कि किसी भी तरीके से कश्मीर को लाइमलाइट में लाओ, और शायद वो अब हो नहीं पा रहा है। और फिर उसके बाद आपने देखा आतंकवादी हमला हुआ। तो आप क्या ये मानते हैं कि जो अब चुनाव की तैयारी हो रही है, और इस चुनाव में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो 2011 का जो फर्ज और फ्रॉड किस्म का डिलिमिटेशन हुआ था, ये फारूक अब्दुल्ला ने जो करवाया था, कि जिसमें जनसंख्या कश्मीर की कम थी उसे ज्यादा दिखाया गया, और जम्मू की जो बड़ी थी ज्यादा थी उसे कम दिखाया गया। तो आपने कोशिश की कि यहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा दिखाओ और जम्मू में हिंदुओं की संख्या कम दिखाओ, तो सीटों के बंटवारे में जो एपरेटस है, जो सियासी एपरेटस है सत्ता का, वो जिहादियों के हाथ में रहे। तो एक तो वो है, और दूसरा ये है कि जो 5 लाख हिंदू जो वहां वेस्ट पाकिस्तान से आए थे उनको नागरिकता मिल गई है, क्योंकि अब उनको अलग से नागरिकता नहीं लेनी है। 2-2.5 लाख वहां दलित हैं, उनको भी नागरिकता एक अलग से मिल गई है, अब उनको भी अलग से नागरिकता नहीं लेनी है, अब वो भी वोटर हो गए हैं। अब शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो भी उन पे लागू हो गया है। तो ये जो यकायक 5-7 लाख पॉपुलेशन बढ़ी है, इससे भी उनको लगता है कि चुनाव के अंदर नतीजे बदल सकते हैं, और चुनाव में अगर वैली का जो छोटा सा जगह है, उस वैली का अगर बहुमत नहीं हुआ, तो सत्ता में जो चीफ मिनिस्टर का एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा चाहे कुछ भी हो जाओ, तो ये चीजें शायद धीरे धीरे कमजोर होती नजर आ रही है। इसलिए पाकिस्तान के पाले हुए जितने भी ये नाजायज दलाल थे, इनकी रिलेवेंस खत्म हो रही है, और पाकिस्तान खुद ही डायरेक्ट तरीके से कोई एक्शन करने के मूड में है। क्या आपको लगता है सर? आपने सवालों का बौछार कर दिया लेकिन नहीं, फिर आप भी उसको समग्रता में मैंने कह दिया, आप उसको आराम से जवाब दे दें सर। नहीं, मतलब मैं एक एक करके फिर भी मैं इसको एड्रेस करता हूँ। पहली बात कि आपने सही कहा कि ये जो पाकिस्तान के पाले हुए लोग थे, यकीनन ये पाकिस्तान परस्त नहीं थे, पाकिस्तान के पाले हुए लोग थे, हैं अभी भी। जब मोदी साहब ने ये राउंड टेबल बुलाया, तो मैंने कहा कि ये तो उसी प्रकार वही बात हो गई ना कि आप जिन्ना को राउंड टेबल पे बैठा के पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान के हित के बारे में आप बात कर रहे हैं। जिसने कभी हिंदुस्तान के, जिन लोगों ने कभी हित के बारे में सोचा ही नहीं, उनको आप राउंड टेबल पर बैठा के, गोल मेज पे बैठा के बात कर रहे हो, तो ये क्या जिन्ना से बात करने के तरह नहीं हुआ ये? करेक्ट, करेक्ट। अगर ये लोग में, और ये देशभक्ति तो बहुत बड़ा शब्द है, अगर इन लोग में थोड़ी भी नमक हलाली होती तो आज घाटी का ऐसा जिहादीकरण नहीं हुआ होता। पहली बात। दूसरी बात, आपने कही इकोनॉमी की बात, तो आर्थिक इकोनॉमी, अभी बाजवा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, बाजवा साहब, ये मैं जनरल बाजवा की बात कर रहा हूं। जनरल बाजवा ने एक स्टेटमेंट दिया कि अब जियो पॉलिटिक्स का दौर चला गया है, अब जियो पॉलिटिक्स का से भी बड़ा एक इम्पेरेटिव है, वो है जियो इकोनॉमिक्स। कुछ हमारे हिंदुस्तान में भाई लोग बहुत खुश हुए ये सुन के कि देखो पाकिस्तान ने असलियत को पहचाना, अब अपना रवैया बदल रहा है। लेकिन मुझे मालूम था कि ये सब वक्त को खरीदने का एक तरीका है, यानी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइंग टाइम। क्योंकि 370 के बाद के एब्रोगेशन के बाद उनको री स्ट्रेटेजाइज करना है, और री स्ट्रेटेजाइज करने में वक्त लगता है। तो उन्होंने वक्तव्य दिया, वहां के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक घोषणा की कि अब भारत से हम कपास और हम चीनी हम इंपोर्ट करेंगे। उसके कुछ दिन के बाद इमरान खान आए। इतना बड़ा जिहादी प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ ऐसा पाकिस्तान में। ये जो ऑक्सफोर्ड का ये अंग्रेजी बोलने वाला, उस समय ज्यादा अंग्रेजी बोलता था, लेकिन इससे बड़ा जिहादी प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक दुनिया में कोई नहीं हुआ है। उसने उसको
खारिज किया। उसने कहा कि ट्रेड ट्रेड एंड खून से व्यापार नहीं हो सकता। लेकिन उस जिहादी प्राइम मिनिस्टर को कोई ये तो बताए कि कौन किसका खून बहा रहा है। भाई, आप अपने लोगों को भेजते हैं कश्मीर के अंदर, अपने लोगों को ही नहीं भेजते हैं, आप उज़्बेक को भेजते हैं, चेचेन्स को भेजते हैं, पठान को भेजते हैं। अब तुर्की के लोगों को भी ये भेजना शुरू कर दिया है इन्होंने अंदर। इसलिए कश्मीरियों की जान ले लो। आज जो आपने उदाहरण दिया कि अभी भी मुठभेड़ जारी है, कल क्या हुआ? कल आपको मालूम है एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को किस तरह से मारा गया, किस तरह से उसकी पत्नी को मारा गया, उसके बच्चे को मारा गया। 21 तारीख को 3 लोग मारे गए, जिसमें जिनका वो लीडर था अब्दुल्ला, उसका नाम था, नहीं वो लीडर नहीं, एक उसमें शख्स पाकिस्तानी था, उसका नाम था अब्दुल्ला। तो उसको किस लिए मारा? हिंदुस्तान की सुरक्षा बलों ने इसलिए मारा ताकि कश्मीर में रहने वाले लोग इन दरिंदों से सुरक्षित रहें, महफूज रहें। आज जो इनकाउंटर हो रही वो किसके लिए हो रही है साहब? ये किसको निशाना बनाते हैं? तो पाकिस्तान, इमरान खान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप जिहादी भेजते हो हमारे यहाँ, उनका खून बहता है। हम उनका खून इसलिए बहाने को मजबूर है क्योंकि हमको भारत की एकता और लोगों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। और आज आप ट्रेड की बात कर रहे हो। अगर ये मामला केवल पाकिस्तान तक ही सीमित रहता तो फिर चेचेन्स और उज़्बेक्स और तुर्की के लोगों को भेजने की क्या जरूरत थी आपको? और तब अब अगर आप चाहें कि लोग पाकिस्तान के लिए जान देंगे, बार बार ये चीज कहता हूं मैं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो कि पाकिस्तान के लिए जान देता है। वो सिर्फ इस्लाम और जिहाद के नाम पे जान देता है। वो उम्मा के नाम पे जिहाद देता है, वो कैलिफेट के नाम पे जिहाद देता है, वो अपना जान देता है और वो शरीयत के नाम पे देता है। तो कौन किसका खून बहा रहा है वो इस बात का उस पे ये कर ले। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जमाना था कि जब लोगों को बहुत जरूरत थी पाकिस्तान की, और इसी सिलसिले में आपने 370 का भी जिक्र किया कि वो क्या जमाना था। तो मैं आपके सुनने वालों को, जो लोग आज प्रोग्राम में मुझे सुन रहे हैं, आपको बता दूं कि गुलामी हमारी 15 अगस्त 1947 को नहीं गई थी। मैं गुलामी के पहले बाकी पहलुओं पे नहीं जाना चाहता हूं, सांस्कृतिक और दूसरी गुलामी के जो आज तक चल रही है। मैं उस राजनीतिक गुलामी की अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूं। जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 15 अगस्त 1947 में, मेरा जो अपना अध्ययन है वो कहता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर के पहले नेहरू जी को ये बिल्कुल साफ शब्दों में ब्रिटिश हुक्मरान ने कह दिया था, ये देखिए आपकी कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए कश्मीर के ऊपर, यह हमारे पास रहेगा, हम अपने तरीके से इसका चलाएंगे। और आपको मालूम है कि 47-48 वॉर जो हुआ था, ब्रिटिश का आर्मी चीफ यहाँ भी था, पाकिस्तान है, और सब इन्होंने फिक्स्ड मैच खेला। ठीक है ना, जिसको जो चाहिए था मिल गया, वो ले लिया उन्होंने। अब क्या था साहब कि 47 से लेके 56 तक ब्रिटेन दुनिया का नंबर 1 पावर बना रहा।
और वही तय करता था कि पाकिस्तान का एजेंडा क्या होगा। अमेरिकन कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो हम यूएन में हमारे पक्ष में कोई वीटो करने वाला ही नहीं था। सोवियत यूनियन भी वो ये कम्युनिस्ट जो आपको मालूम है कैसे कैसे, मतलब इनके जो वही विचारधारा की लोग निर्णय लेंगे कि कश्मीर का क्या रुख रहेगा, कहां जहां जाना चाहते हो, ये सब इत्यादि बातें वो कहते थे। तो हमारे पास कोई वीटो ही हमारे पक्ष में देने वाला नहीं था और हमको ब्लैकमेल किया। 7-8 साल तक हम ब्लैकमेल पर होते रहे और उस समय जरूरत थी पाकिस्तान, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन आपको मालूम है पेशावर में इनको बेस बाद में दिया गया था, वो U-2 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए। पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट उस समय भी था, ठीक है, बगदाद पैक्ट हुआ, तो बड़ी जरूरत थी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इनको वहां प्रेजेंस चाहिए था। तो जब अमेरिका था पाकिस्तान के पीछे, तो फिर बाकी भी पीछे लग गए, जो बाकी लोग अमेरिका के पीछे थे वो भी पाकिस्तान के पीछे लग गए, सऊदी अरेबिया भी लग गया, बाकी अरब देश भी लग गए इसके पीछे। तो ये एक वक्त था 47 से लेके 1955 तक, जबकि हमारे पास कोई हमारे फेवर में वीटो देने वाला नहीं था। अभी जब हमने 370 हटाया तो क्या हुआ, ये पाकिस्तान ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी चाइना में, चाइना ने इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया, लेकिन रशिया और फ्रांस ने हमारे फेवर में वीटो कर दिए, अमेरिका ने भी किया, नहीं हुआ डिस्कशन। आज तो वीटो लगाने वाले की भरमार है, क्योंकि मार्केट तो यहां है, उन्नत देश तो भारत है, टैलेंट तो यहां है। उसी गुलामी, अंतरराष्ट्रीय अदृश्य गुलामी के तहत ये आपका 35A 1954 में वो किया गया था। इसीलिए जब राजेंद्र प्रसाद ने फोन उन्होंने किया नेहरू को कि भाई ये क्या है यार, ये क्या है क्या, कहता है मैं आपसे अकेले में बात करूंगा और मैं बताऊंगा। मजबूरियां नेहरू जी बताना ज्यादातर चाहते बातें अकेले में क्यों करते थे सर? सबके अपने अपने शौक और मिजाज होते हैं। उनके अपने शौक और मिजाज होंगे। एनीवे, तो ये हुआ जब ये पाकिस्तान यूएस डिफेंस पैक्ट बना, फिर ये कम्युनिस्ट लोग जो है सोवियत यूनियन वाले, ये फिर बेचैन हो गए। अब ये आए हिंदुस्तान की तरफ, बोला कि हमसे जल्दी पैक्ट साइन कर लो। तो आपके क्रुश्चेव और बुल्गानिन ये आए, 55-56 का वो था, इनको पूरा कश्मीर पे इनको दौरा किया और इन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीर का मामला बिल्कुल सेटल्ड है, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि ये भारत का इलाका है, ये सभी लोग भारत के साथ रहना चाहते, करके चैप्टर खत्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक वीटो था, उस वीटो मिलने के बाद हमारे मिजाज भी बदल गए। लेकिन ये 370 के बाद जो परिस्थिति हमारी 47 से लेके और ये 54 तक थी, अमेरिका उस समय, देखिए अमेरिका का जो राइज एज ए न्यूमरो यूनो पावर जो बना था वो 1956 के स्वेज क्राइसिस के बाद हुआ था, समझे। तो जो स्थिति हमारी 47 से लेके 54-55 तक थी, आज उससे भी बुरी स्थिति पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो फ्रंट लाइन स्टेट रहा नहीं। आज पूरी दुनिया की नजरें चाइना के ऊपर में, पूरी दुनिया की। और चाइना से कंपीट कौन कर सकता है साहब? बाकी तो चलो यूरोप दूर है ना, यूरोप तो चाइना से दूर है, अमेरिका भी दूर है, वो अपने ढंग से वो कम, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ऑन ग्राउंड जियोपॉलिटिकली कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि
चाइना को चुनौती दे सकता है वो है भारत। इसलिए आपके जियोपॉलिटिकल हालात बदल गए। और कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों किसी को दुश्मन बनाने की बात नहीं है। ये दोस्ती और दुश्मनी ये सब अंतरराष्ट्रीय वो वैक्यूबुलरी में ये सब गलत शब्द है। ये आपके पास कोई विकल्प नहीं है चीन से मुकाबला करने के अलावा। अगर आप नहीं करेंगे मुकाबला तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और चीन के साथ अगर आप मिल गए तो आप खत्म हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपने चीन से compete नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और अगर चीन के साथ आपने एलाई किया तो आप खत्म हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए ये एक हमारा हिस्टोरिकल मोमेंट है और हम इससे नहीं भाग सकते। अब बात रही है आपने सऊदी अरेबिया की बात की। अब सऊदी अरेबिया मैंने कहा क्योंकि अमेरिका साथ था पाकिस्तान के, तो सऊदी अरेबिया भी साथ। अब ये हुआ क्या साहब कि आपने इसका बात का जिक्र किया कि उन्होंने वहाबाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया। बिल्कुल बिल्कुल दिया। और वो ऐसे ही नहीं दिया था उन्होंने, वो एक जियोपॉलिटिक्स के तहत किया। क्योंकि उस समय खुमैनी का राज आया 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद। वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का वो सरगना बन गया। सऊदी अरेबिया को लगा कि ये क्रांति तो अब हमारे यहाँ आएगी, तो उन्होंने वहाबिज्म पर जोर देना शुरू किया। पैसे थे, पेट्रो डॉलर सारे। अब वो पेट्रो डॉलर से उसने पूरे दुनिया को, ईरान को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने ये वहाबिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया। अब वो होते 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 वो 79 में फिर वो सोवियत के खिलाफ वही वहाबाइजेशन यूज हुआ। कोल्ड वॉर का लोग कहते हैं कि अंत हुआ या नहीं हुआ, ये एक डिबेटेबल ये है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है कि सिंह साहब का कनेक्शन शायद गड़बड़ हो गया है, इसलिए बातचीत को हम लोग अब यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सिंह साहब ने कई बातें कही, जिसमें एक खास बात उन्होंने कहा कि ये नमक हलाली कहाँ से करेंगे कश्मीरी लोग। मैं मानता हूँ ये नमक हलाली जब करेंगे जब जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी बीवी फातिमा का कत्ल कर सकते हैं, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद की गर्दन काट के सड़कों पे उनकी गर्दन से फुटबॉल खेली हो, तो ये नमक हलाली नहीं, ये नमक हरामी लोग हैं और ये इनके खून में है। ये नाकाबिले एतबार कौम है। इनके ऊपर जिसने यकीन किया, इन्होंने उसी को धोखा दिया। सिंह साहब वापस आ गए। सिंह साहब शायद आपका कनेक्शन चला गया था। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस समय 1979 पे तब इन्होंने वो किया। और वही दौर था जब हमारे यहाँ से साउथ इंडिया के केरला से भारी मात्रा में लोग उसी समय गए जब वहाबाइजेशन का प्रोजेक्ट बिल्कुल पीक पे था। और इसीलिए मैं इस बात को मानता हूं कि केरला में रेडिकलाइजेशन कश्मीर से कहीं पहले हुआ था, उसी दौर में 79। और वो चलता रहा। और आज आप देख रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वगैरह उसी की देन है। इस बात केरला की अगर बात कर रहे हैं तो
मोपला याद कीजिए ना, 1921 में मोपला था, वो बिल्कुल क्या था, वो बिल्कुल तो सर। उससे बड़ा कोई रेडिकलाइजेशन क्या होगा सर। जी बिल्कुल, वो रेडिकलाइजेशन, वो पोपला, वो जो कैलिफेट मूवमेंट में क्या क्या हिंदुओं के साथ क्या, उसके बारे में एनी बेसेंट और बी आर अम्बेडकर ने बहुत शब्दों में लिखा है उसके बारे में। लेकिन मैं ये 79 के दशक की बात कर रहा हूँ कि किस उस समय परिस्थिति क्या थी। उस समय बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये खुमैनी का रेवोल्यूशन हुआ और ये सब हुआ, अमेरिकन को बाद में हॉस्टेज बनाया गया, उसी समय एक हमला हुआ मक्का मक्का के ऊपर में। जी तो उस समय जो विद्रोही थे तो वो फ्रेंच कमांडोज बुलाए गए थे पुष्पेंद्र सिंह। जी सऊदी अरेबिया ने फ्रेंच कमांडोज बुलाए, तो अब हमारे जो इस्लामिक भाई हैं, जो वो कहने लगे ये तो नापाक हो गया, ये काफिर कैसे चलाया ये वो। तो कुछ इन्होंने एक उसकी तरतीब निकाली कि ये 2 या 4 दिन के लिए इस्लाम कबूल कर लेंगे या 5 बार नमाज पढ़ लेंगे, तो मतलब इनका सारा खून, मतलब इनका सारा वो माफ है, इस तरह की कुछ बात हुई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देखो, ये 79 का असर, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 79 वॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ईरान रेवोल्यूशन का बता दिया मैंने, सऊदी अरेबिया का बता दिया मैंने, उसके बाद किस तरह से इन्होंने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे इन्होंने बनाया, किस तरह से सोवियत फोर्सेस के साथ वो जिहादियों ने लड़ा, और उसका असर हम पर सीधे कश्मीर पर पड़ा जैसे ही ये जिहाद अगेंस्ट सोवियत फोर्सेस खत्म हुई। तब ये 79 में अगर आप देखें तो एक और चीज हुई थी जो कि आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, या इसको इस तरह से किसी ने लिंक नहीं किया है। शेख अब्दुल्ला ने लद्दाख इलाके को 2 हिस्सों में बांटा, 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए उसके, लेह और कारगिल। ये मिस्चीवियस एक चाल थी कि लेह को बुद्धिस्ट मेजॉरिटी रखा और कारगिल को मुस्लिम मेजॉरिटी रखा। और अगर आप वहां की अगर संस्कृति जानते हैं लद्दाख की, तो चाहे वो किसी भी उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी मजहब का आदमी हो, वो वो लद्दाखी कल्चर को ही वो फॉलो करता था। इनके आपस में शादियां भी होती। लेकिन ये कदम शेख अब्दुल्ला के कदम से धीरे हमको देखने को मिला। तो इनका जो ये 35A और इसका प्रोजेक्ट, केवल ये मत समझिएगा कि केवल घाटी तक ही था, ये सभी जगह ये अपना वो कर रहे। तो वहां पे फिर ये रेडिकलाइजेशन की पूरी कोशिश की गई है। वहां पे लोगों ने इसका इसका बहुत विरोध किया था कि आप लद्दाखियत के साथ आप छेड़छाड़ ना करें। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने तो कश्मीरियत को मारने की संस्कृति का आगाज तो उसने किया था, कश्मीरियत को मारने की। हाँ, वो दूसरी बात है कि वो जब जब बहुत कॉर्नर्ड हो जाता था तो वो फिर कहता था यार ऐसा मेरे साथ मत करो, आखिर मेरे भी पूर्वज सरस्वत ब्राह्मण थे। ये बोलता था, बेटा भी बोलता है उनका, आपके हमारे सामने नहीं बोलेगा। जब इनका स्क्रू थोड़ा टाइट होने लगता है ना, आपसे जब बात करेंगे तो बोलेंगे यार मैं सरस्वत ब्राह्मण हूँ, दिए आखिर हूं तो मैं कश्मीरी। और जब पाकिस्तान से बात करेंगे तो देखो यार, हमारा तो मजहब एक ही है। ठीक है। तो अभी क्या है कारगिल में, अभी आपने पढ़ा होगा कि अभी चार चार युवक दिल्ली में पकड़े गए, सब कारगिल के रहने वाले हैं। सबकी उम्र जो है 30 साल से 30 साल से कम की है। उसमें से एक या दो शायद यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में रह के, और वो कुछ बड़े
जिहादी हमले को अंजाम देने वाले हैं, कहता है ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि जो किसान आंदोलन के बीच में ये सब हो रहा था, उसका ये उस समय जो इजरायली दूतावास पर हमला हुआ था उसमें उनका हाथ था, ऐसी अटकलें लगाई जा रही। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि 35A और 370, खास करके 35A, ये ना केवल कश्मीर का इसने रेडिकलाइजेशन ये कर रहे थे, इसकी ये पूरे हिंदुस्तान पर ये रेडिएट हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान में रेडिएट हो रहा है। आप पंजाब के यूनिवर्सिटीज में आप चले जाएं, आजकल बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बने हुए हैं, इन सब में आप पता लगा लीजिए कि कितने कश्मीरी जिहादी हैं वहां पे। तो ये ड्रोन का ये जो जम्मू में हुआ, ये देखिए, मेरा अपना मानना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में ये मुश्किल है थोड़ा, इस तरह से ड्रोन के हथियार को ड्रोन के माध्यम से सप्लाई करना या टारगेट्स को अटैक करना, क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफी वहां भारी मात्रा में सेनाएं हैं और डेप्थ में, काफी गहराई में, तो वो इतना आसान नहीं। अब बच जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ है, सभी जगह पे डेप्थ ऑफ डिप्लॉयमेंट नहीं है, तो वहां ये उनको आसानी होती है। तो अगर आप देखें कि ये आईबी पर आपने अभी जैसे कालूचक पे देखा गया ड्रोन, कालूचक पे पहले भी एक बार अटैक हो चुका है। आपको मालूम है नेशनल हाईवे 1 अल्फा या पठानकोट और इसके बीच में जो है, पठानकोट और जम्मू के बीच में कई हमले हुए हैं उसके बीच। तो जो अब जिहाद का आर्क जो देख रहे हैं, वो आर्क जो है वो धीरे धीरे बढ़ गया है। अगर कोई शख्स अमृतसर के पास या हुसैनीवाला में या कहीं पे कोई खालिस्तानी अगर उसको वो रिसीव करता है वो ड्रोन सप्लाई को, तो वो भी तो अपनी तरह से रेडिकलाइज्ड है। तो इसलिए मामला केवल 370 और 35 से केवल कश्मीर से नहीं जुड़ा है। पाकिस्तान की कश्मीर बेचैनी आपको मुंबई में देखी गई थी 26 को। ये मत समझिएगा कि वो बेचैनी समाप्त हो गई। तो इसलिए कृपया इस ड्रोन मामले को एक नैरो परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाए। और ये उस समय भी हो रहा है जबकि अब अगर आप खबरें देखें तो चीन के साथ भी अभी ताजा स्थिति भी तनावपूर्ण है, उसमें भी कमी नहीं आई। जी, मैं समझता हूं कि सिंह साहब आपने ये तमाम जो पिछले 7-8 दिन में जो कुछ हुआ उसका इंटरनेशनल क्या डायमेंशन है, उसका पाकिस्तान का क्या लिंक है, और यहाँ जो उनके लोग हैं जो उनके स्लीपर सेल थे वो तमाम सारे लोग एक्सपोज हुए। और इसमें हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो शायद अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में के फ्लोर पर दिया हुआ बयान जो होता है उसकी अपनी एक सेंसिटिविटी होती है और उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। मुझे लगता है कि एक बातचीत में जिस वक्त ये धारा 370 के हटाने को लेकर के पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और जब वो बोल रहे थे तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, उसे भी हम वापस लेंगे। तो ये भी एक कहीं फियर है कि सरकार ने धारा 370 और 35 पे हटाई और फिर उसके बाद में वहाँ जिस तरह से उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, ये जो एपरेटस था जिहाद का उसको ऑलमोस्ट तोड़ दिया। और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक कंजम्पशन के लिए करनी होती हैं, कुछ डायलॉग पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के उसकी चिंताएं बढ़ रही होंगी जो हालात हैं। तो करीब आप कुछ कहना चाहते हैं सर?
मैं एक मिनट, हाँ, मैं 3 चीजें और मैं 2 क्विक पॉइंट्स। एक तो अभी जब इन्होंने मीटिंग बुलाई भारत की सरकार ने, तो उस समय बड़ी अटकलें अफवाहें चली कि JNK का फिर से सब डिविजन होने वाला है। तो हमारे यहाँ लोगों ने, पाकिस्तान के जो स्पिन डॉक्टर्स हैं वो तो ओवरड्राइव पे थे ऐसे अफवाह फैलाने में, लेकिन पुष्पेंद्र जी मान लीजिए ये अफवाह नहीं, ये हकीकत भी है, तो इसमें क्या बुराई? हर एक मुल्क को है कि वो अपने किस तरह से रिकॉन्फ़िगर, री इंजीनियर करे, अपने टेरिटरी को किस तरह से रिकॉन्फ़िगर करे, री इंजीनियर करे। आपने जो पहले व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था में का परिणाम ये हुआ कि 5 लाख हिंदुओं को अपने ही प्रदेश में रिफ्यूजी बनना पड़ा। तो वो जो व्यवस्था थी वो तो चली, और ये जो व्यवस्था है पुष्पेंद्र जी, जो वर्तमान व्यवस्था है JNK की, इसका एसिड टेस्ट है कि कितनी सफलता से इसमें हिंदुओं को, उनको आदर पूर्वक उनको किस तरह से रीइस्टैब्लिश किया जाए अपनी ओरिजिनल जगह पे। अगर अगर ये नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर हम JNK का को हम जो उसका भी रिकॉन्फ़िगरेशन करें या उसका री इंजीनियरिंग करें? ये बात मुझे समझ में नहीं आई भाई। किसी हम आप जब ये 7% एरिया में रह के जब 93% पर हुकूमत चलाते थे, तब तो आपको यह व्यवस्था बहुत अच्छी लगती थी। तो क्या जो कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेट का, वो अब्दुल्लाज और मुफ्तीज और के कन्वीनियंस, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए होगा? तो दूसरी बात, ये आपने इसकी डिलिमिटेशन की बात की। तो डिलिमिटेशन देखिए, आप सबको मालूम है कि 2002 में सेंसस जो हुआ, उसके बाद कोई डिलिमिटेशन की बात ही नहीं। जब भी ये बात आई, इन्होंने अपने विधानसभा में उसको खारिज कर दिया, कभी होने ही नहीं दिया उसके बाद से। और जो ये अब जब ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया है और पूरा का पूर्णतः भारत की सरकार को हक मिला है, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो पावर्स जो है डिलिमिटेशन कमीशन को, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है उसके। तो काम चल रहा है, ये कोरोना के चलते शायद इसमें कुछ गति थोड़ी धीमी हो गई थी। ये होगा, डिलिमिटेशन होगा, होना भी चाहिए। ये तो एक डायनेमिक प्रोसेस है, समय समय पर होता रहता है। और तीसरी बात ये कन्वर्जन की, ये देखिए, मैं हमेशा, आखिर बताइए ये किसके किसके लिए कन्वर्जन कर रहे हैं? या सऊदी अरेबिया के हिस्सा बनने के लिए, या उम्मा का हिस्सा बनने के लिए? ये जो आप कन्वर्जन पे जोर देख रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है? किसके द्वारा ये प्रायोजित है? पैसे कहां से आ रहे हैं? ये सऊदी अरेबिया और इससे पैसे नहीं आ रहे साहब, ये सारा का सारा पाकिस्तान द्वारा ये संचालित है। ये जब लश्कर ए तोयबा का जो वो हाफिज सईद और वो उसका नंबर 2 जकूर रखवान लखवी बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे जा सकता है रोहिंग्यास को रेडिकलाइज करने के लिए, तो समझ जाओ कि इनकी कैसी ग्लोबल सोच है। तो ये सब वहां से संचालित है। ये तो कन्वर्जन, आप तुरंत जो उछाल देख रहे हो ये कन्वर्जन का, ये इसीलिए ये बिकॉज पाकिस्तान, मैंने बोला, बिल्कुल हताश है।
और हताश इसलिए है, आखिरी में एक बात कहूंगा कि पहले पुष्पेंद्र जी हम बहुत प्रेडिक्टेबल थे। हमला हुआ, निंदा हुई, हम यूएन को पहुंचे, हमने बड़े उससे करके बड़े गर्व से कहा कि हम पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे, पाकिस्तान को हम आर्थिक रूप से हम स्क्वीज कर देंगे। थोड़ा वक्त गुजरता था, कुछ लोग कहते थे अब चलो अब हो गया, अब बात कर लो पाकिस्तान से। फिर बातचीत चली, मनमोहन सिंह साहब शर्मल शेख गए, कुछ ट्रैक 2 हुआ, फिर एक जिहादी हमला, फिर वो जिहादी हमले के बाद फिर गुस्सा, फिर तनावपूर्ण स्थिति, फिर कुछ दिन के बाद आखिर हम है तो पड़ोसी ही ना, एक दूसरे के साथ तो रहना पड़ेगा ना। ये ट्रेड, ये टॉक्स और टेरर का साइकिल ये चलता रहता था, साइकिल। वी वर सो प्रेडिक्टेबल। फिर एक शख्स आया, उसने प्रेडिक्टेबिलिटी को तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले उसने प्रेडिक्टेबिलिटी को कैसे तोड़ा, जो कि हिंदुस्तानियों को बाद में समझ में आया या ना भी समझ में आई, कि उसने अपने वोट टेकिंग सेरेमनी में नवाज शरीफ को बुलाया। अब लोग, यार ये तो, हम तो सोचते थे ये, इसका तो ये रेपुटेशन था, ये क्या कर दिया। फिर दूसरी बार अफगानिस्तान से, आपको मालूम है, लाहौर पहुंच गया। अब ये देखिए, तीसरी बार में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, चौथी बार में बालाकोट स्ट्राइक कर दिया, और पांचवी बार में 370 हटा दिया। तो अब ये सब बौखलाए हुए, पाकिस्तान में भी नहीं, भारत में, क्योंकि मोदी के अलावा कोई नहीं जानता कि मोदी का अगला कदम क्या होगा। तो दिस इज द ये पाकिस्तान के साथ डील करने में दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी पेज। तो आखिरी में मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं। थैंक यू सिंह साहब। मैं समझता हूं कि ये जो पिछले कई दिन से चल रहा था, इस पे आज आपका जो विस्तार से जो आपने सारे डॉटेड जोड़ा है, और पाकिस्तान और यहाँ पाकिस्तान के तमाम सारे लोग हैं, और जिस तरीके से एक डॉटेड लाइन पे भारत के प्राइम मिनिस्टर अक्सर काम करते रहे थे, वो तमाम सारे डॉटेड को भी इस सरकार ने, और इस सरकार में खासतौर से इसके मुखिया ने उसको ब्रेक कर दिया है। तो ये बौखलाहट तो अपने आप में ज़रूरी लगती है और उनकी मजबूरी भी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यही क्रम रखा रहा, तो मैं समझता हूँ कि जिस कश्मीर के ऊपर बार बार हम ये कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें से सिर्फ वर्ड पाकिस्तान हटना है, फिर बाद में ये कहना है कि वो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो वही शायद लोग देश सुनना चाहता है, और लोग उस तरफ ही बढ़ रहे हैं। और आज की बातचीत में कश्मीर का जो अभी जो कुछ हुआ है वो, और जो आने वाले दिनों में मुमकिन है, उसके बारे में आपने रोशनी डाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।